Subscribe now. एपिसोड 1। वंश खुराना और फेमस सेंसेशन कहते हैं कि शादी दो दिलों का बंधन है और भगवान जोड़ियां ऊपर से बनाकर भेजता है। लेकिन कई बार शादी को खेल मानते हैं और उसे अटूट बंधन मानने की बजाय कागजों पर बांध देते हैं, जिसे हम कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कहते हैं। ऐसी ही कहानी है मैरिज विद डेविल बिलियनेयर। एक बड़ी सी बिल्डिंग जो 7 फ्लोर्स की बनी हुई थी, उसके सामने एक लंबी सी कार आकर रुकी। उसे देखते ही गार्ड भागकर आया और उसने सल्यूट मारकर दरवाजा खोला। उस कार में से एक आदमी बाहर आया जिसने ब्लैक कलर का कस्टम टेलर सूट पहन रखा था, नीचे व्हाइट शर्ट जिसके बटन्स नीचे कमर तक खुले हुए थे, जिसमें से सोने की चेन साफ झलक रही थी। उसने बाहर निकलकर गार्ड को सल्यूट का जवाब दिया और साथ ही वहां मीडिया के लोग इकट्ठा हो गए। सर, तो इस बार सुना है कि फैशन शो बहुत जबरदस्त होने वाला है। उस आदमी ने जर्नलिस्ट की तरफ देखते हुए कहा, यस ऑफ कोर्स, वंश खुराना जो भी करता है वो बड़ा ही करता है। ये है हमारी कहानी के हीरो वंश खुराना। उम्र यही कोई 30 साल, दिखने में हद से ज्यादा हैंडसम, लंबा कद, भूरी आंखें और गोरा रंग, मोस्ट एलिजिबल बैचलर, फेमस, मुंबई में वीके फैशन इंडस्ट्रीज का मालिक जिसे उसने खुद अपनी मेहनत से खड़ा किया था। घमंड और एटीट्यूड इतना कि कोई उसके सामने खड़ा नहीं रह पाता था। उसमें इतनी सेक्स अपील थी कि वो खुद भी कई बार अपने ही फैशन शोज में पार्टिसिपेट कर चुका था। एक और जर्नलिस्ट ने पूछा, तो इस बार आपके शो की शोस्टॉपर कौन होंगी? वंश उस जर्नलिस्ट लड़की के पास गया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, आप कहें तो आपको बना देता हूँ। वो लड़की ब्लश करने लग गई। वंश पीछे होते हुए बोला, मजाक कर रहा था, शोस्टॉपर का नाम जल्द ही अनाउंस होगा। उसके बाद वो उस बिल्डिंग में घुस गया जिसमें बड़ा बड़ा लिखा हुआ था वीके फैशंस। शीशे की बनी हुई शानदार बिल्डिंग, 7 फ्लोर्स की। इस बिल्डिंग के हर फ्लोर पर अलग काम होता था। वो अंदर चला गया और गार्ड्स ने मीडिया को वहीं बाहर रोक दिया। वंश चलता जा रहा था। उसके पीछे उसका असिस्टेंट अनिल था जो उसके सब अपॉइंटमेंट्स देखता था। सर, कुछ देर में आपकी मीटिंग एक मॉडल के साथ है। वंश ये सुनकर रुक गया। कौन? मिस सानिया मल्होत्रा। ओके। सब एम्प्लॉयज उसे गुड मॉर्निंग कर रहे थे। वंश भी सभी को जवाब देते हुए लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। वंश इतना हैंडसम था कि सब फीमेल एम्प्लॉयज बस उसे देखती रह जाती। वंश के पास उनकी तरफ देखने का ना तो टाइम होता था और ना वो उसके टाइप की थी। उसने 7th फ्लोर का बटन दबाया जहां उसका ऑफिस था। वंश बाहर निकला और अपने केबिन में पहुंच गया। इस फ्लोर पर पूरा ऑफिस उसका था जहां उसके, अनिल और एक चपरासी के अलावा कोई भी और एम्प्लॉई नहीं होता था। वंश अपने केबिन में पहुंचा और उसने अपना कोट उतारकर चेयर के पीछे रख दिया। तभी उसका स्क्रीन इंटरकॉम रिंग हुआ। इस पर वंश बात करने वाले का चेहरा देख सकता था। हेलो जूही। जूही ने स्माइल के साथ कहा, गुड मॉर्निंग सर, मिस सानिया मल्होत्रा आए हैं। स्वीट हार्ट, भेज दो उसे। जूही ने स्माइल की और फोन रख दिया। उसने सानिया की तरफ देखा और बोली, आप जाइए, सर आपका ही वेट कर रहे हैं। सानिया स्माइल के साथ, रियली? जूही स्माइल के साथ, जी मैम। सानिया ने लिफ्ट में 7th फ्लोर का बटन दबाया और जल्द वो वंश के केबिन के बाहर थी। उसने डोर नॉक किया। वंश ने अपनी भारी आवाज में कहा, कम इन। सानिया ने अंदर कदम रखा तो वंश ने अनिल को वहां से जाने का इशारा किया। उसके जाने के बाद वंश खड़ा हो गया और उसने सानिया को जाकर गले लगा लिया और उसे चेकआउट करते हुए बोला, लुकिंग ब्यूटीफुल एज ऑलवेज। सानिया ब्लश करते हुए, थैंक्स। वंश पीछे हुए और बोला, बैठो, और वो खुद अपनी चेयर पर बैठ गया। बोलो सानिया, तुम मुझसे ऐसे अचानक क्यों मिलना चाहती थी? सानिया ने हिचकिचाते हुए कहा, आपका आने वाला फैशन शो, उसमें तो आप है ना, और वो भी 3 आउटफिट्स के लिए तुम्हें सिलेक्ट किया गया है। सानिया ने अपनी हथेलियों को मसलते हुए कहा, वो एक्चुअली मैं आपके शो की शोस्टॉपर बनना चाहती हूँ। ये सुनकर वंश के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने अपना सिर चेयर की हेडरेस्ट पर टिकाया और आंखें बंद कर लीं। सानिया ने कहा, सर, मैं आज तक आपके किसी भी फैशन शो में शोस्टॉपर नहीं बनी। वंश ने अपनी आंखें खोली और सानिया की तरफ देखकर कहा, बना देता हूँ। ये सुनकर सानिया के चेहरे पर स्माइल आ गई। सच में सर? वंश स्माइल देते हुए खड़ा हुआ और उसके पास जेब में हाथ डाले आ गया और उसके सामने खड़ा टेबल से सटकर खड़ा हो गया। वो सानिया पर थोड़ा सा झुका और उसके बालों को कानों के पीछे करते हुए बोला, इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? सानिया उसकी आंखों में देखते हुए, जो आप कहें, एक खूबसूरत रात मेरे साथ। सानिया उसकी आंखों में देखने लग गई। वंश उसके और करीब आया और उसके बालों की लट को अपने हाथों में लेते हुए बोला, बोलो ना, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। आपको कभी आज तक मना किया है? वंश स्माइल के साथ, आज रात, होटल ओएसिस, रूम 303। उसके बाद आपके शो की शोस्टॉपर मैं ही बनूंगी। वंश पीछे हुआ और बोला, जी बिल्कुल। सानिया खड़ी हुई और वो वंश के पास चलती हुई आ गई और उसके काफी करीब खड़ी हो गई। वंश भी उसकी आंखों में देखने लग गया।
तो इसमें अभी क्या बुराई है मिस्टर खुराना। उसके बाद पहले सानिया ने डोंट डिस्टर्ब का टैग लगाकर दरवाजा बंद किया और वापस वंश के पास आ गई। वंश के चेहरे पर स्माइल आ गई। क्या बात है, आज आपको मुझ पर सुबह सुबह ही बड़ा प्यार आ रहा है। सानिया हंसने लग गई। प्यार या लेन देन। उसने वंश को पीछे चेयर पर धकेल दिया और उसकी टाई अपने हाथ में लेकर उसे अपने करीब खींच लिया। वंश ने अपना फोन उठाया और जूही को कॉल की। जी सर। वंश उसे इंस्ट्रक्ट करते हुए, कुछ देर के लिए मेरी सब अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दीजिए, कोई मेरे केबिन में ना आए। ओके सर। सानिया ने वंश के हाथ से रिसीवर लेकर लाइन ड्रॉप कर दी और वंश के कानों में सिडक्टिव आवाज में बोली, जब आग अभी लगी हुई है तो उसे बुझाने के लिए इंतजार रात तक क्यों करना। वंश उसके टच से सिडूस होने लग गया। सानिया उसके ऊपर बैठ गई और उसे किस करने लगी। वंश और भी बहकता जा रहा था। सानिया ने उसे अपने टच से सिडूस करना शुरू कर दिया। ये क्या कर रही हो? आग बुझा रही हूँ। वंश ने सानिया को अपनी गोद में उठाया और अपने वहीं पास के रूम में ले गया जो उसके केबिन के साथ में अटैच था। वहां उसने सानिया को सोफे पर धकेल दिया और उसके ऊपर आ गया। आग कैसे बुझाते हैं सिखा देता हूँ, वैसे योर बॉडी इज ब्यूटिफुल। सानिया उसकी आंखों में देखते हुए, आई एम ऑल योर्स। वंश उस पर झुककर सानिया को किस करने लग गया। वंश ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखने लग गया। स्वीट हार्ट, पहली मूव हमेशा वंश करता है। वो सानिया के साथ पैशनेट होने लग गया। आज तुमको मुझ पर बहुत प्यार आ रहा है, वंश ने कहा। सानिया ने जवाब दिया, प्यार नहीं, रोमांस, वो भी तुम जैसे हैंडसम आदमी के साथ। वंश सानिया के साथ इंटीमेट हो गया। कुछ देर बाद वंश और सानिया दोनों शांत हो चुके थे। सानिया ने स्माइल दी और उसने वंश के गाल पर किस कर दी। वंश खड़ा हुआ और उसने अपने कपड़े पहने। सानिया भी रेडी हो गई। उसने वंश को पीछे से पकड़ा और बोली, अब तो शोस्टॉपर मैं ही बनूंगी ना। अभी कुछ देर में मीटिंग है। वंश ने सानिया की तरफ उसकी कमर में हाथ डालते हुए कहा, बस वही मैं सबको अपनी शोस्टॉपर से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। सानिया ने स्माइल दी और वहां से निकल गई। वंश ने बाथरूम में जाकर अपनी तरफ देखा और फ्रेश होकर बाहर आ गया। चेयर पर बैठकर उसने इंटरकॉम का रिसीवर उठाया। यस सर। एक मीटिंग अरेंज कीजिए मीटिंग रूम में, आधे घंटे में। जूही ने कहा। ओके सर। आधे घंटे बाद सब मीटिंग रूम में पहुंचकर वंश खुराना के आने का वेट कर रहे थे। सानिया मल्होत्रा वहां पहले ही पहुंच चुकी थी। कुछ पलों में ही हैंडसम वंश ने रूम में कदम रखा। वो अपनी सीट के पास जाकर खड़ा हो गया। आप सभी को इंतजार है कि मैं कब अपने नेक्स्ट शो की शोस्टॉपर को कब अनाउंस करने वाला हूँ। सो हियर आई एम। एक एम्प्लॉई ने हिम्मत करके कहा। सर, अब तो सस्पेंस खोल दीजिए। वंश ने गहरी सांस लेकर प्रोजेक्टर ऑन किया और बोला, हमारी फैशन शो की शोस्टॉपर हैं मिस कल्पना आर्या। ये सुनकर वहां बैठी हुई सानिया मल्होत्रा के चेहरे का रंग ही उड़ गया। आगे जारी। ओम नमः शिवाय एपिसोड 2 रेप चार्जेस ऑन वंश। सब मीटिंग रूम में पहुंचकर वंश खुराना के आने का वेट कर रहे थे। सानिया मल्होत्रा वहां पहले ही पहुंच चुकी थी। कुछ पलों में ही हैंडसम वंश ने रूम में कदम रखा और वो अपनी सीट के पास जाकर खड़ा हो गया। वंश अपने हाथ फोल्ड करते हुए, आप सभी को इंतजार है कि मैं कब अपने नेक्स्ट शो की शोस्टॉपर को कब अनाउंस करने वाला हूँ। सो हियर आई एम। एक एम्प्लॉई ने हिम्मत करके कहा। सर, अब तो सस्पेंस खोल दीजिए। वंश ने गहरी सांस लेकर प्रोजेक्टर ऑन किया और स्क्रीन पर फोटो की तरफ इशारा करते हुए बोला, हमारी फैशन शो की शोस्टॉपर हैं मिस कल्पना आर्या। ये सुनकर वहां बैठी हुई सानिया मल्होत्रा के चेहरे का रंग ही उड़ गया। वो वंश को गुस्से में देखने लग गई। वंश ने स्माइल देते हुए सानिया की तरफ देखा और बोला, मिस कल्पना आर्या हमारी कंपनी की एक टैलेंटेड मॉडल हैं। सानिया की तरफ देखते हुए, टॉल, ब्यूटीफुल एंड लवली शार्प फीचर्स। तो इस बार मेरे आने वाले फैशन शो इनिग्मा में उन्हीं को शोस्टॉपर बनाया जा रहा है। इसके बाद मीटिंग में मौजूद सभी लोग तालियां बजाने लग गए। वंश ने कहा, सो हैव अ नाइस डे गाइज। उसने अपना कोट ठीक किया और सानिया के सामने उसे स्माइल देते हुए निकल गया। सानिया उठकर खड़ी हुई और वंश के पीछे भागी। वंश, मेरी बात सुनो, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वंश चलते चलते रुक गया और उसने सानिया की तरफ देखा और बोला, ये कंपनी मेरी है और मेरी कंपनी में क्या होगा ये मैं डिसाइड करूंगा। सानिया ने वंश का हाथ पकड़ लिया। वंश गुस्से में, जो बात करनी है मेरे केबिन में आकर करो, यहाँ तमाशा बनाने की जरूरत नहीं है। कुछ ही पलों में वो दोनों वंश के केबिन में थे। सानिया वहां जाते ही फट पड़ी। उसने वंश का कॉलर पकड़ लिया। वाह वंश खुराना, तुमने आखिर अपनी औकात दिखा ही दी। वंश ने अपना कॉलर छुड़वाया और उसे दूर करते हुए बोला, मैंने नहीं, तुमने आज अपनी औकात दिखाई। तुमने मुझे यूज किया। सोते मेरे साथ हो और शोस्टॉपर उस बिच कल्पना को बनाते हो, या उसके साथ भी सोए थे? ओह हाँ, ध्यान आया। यू स्लीप विद एवरी मॉडल, राइट मिस्टर खुराना। वंश गुस्से में, तो तुम यहाँ तक जो आज तुम पहुंची हो वो इस वंश खुराना की बदौलत।
सानिया चिल्लाते हुए, तो इसके बदले में मैंने भी तुम्हें अपना सब कुछ दिया है मिस्टर खुराना। उसके करीब जाकर स्लो पिच में, अपना सब कुछ, लेकिन आज जो तुमने घटियापन दिखाया है ना, उसे मैं सबके एक्सपोज कर दूंगी। वंश हंसते हुए अपनी चेयर पर बैठ गया और सानिया की तरफ देखते हुए बोला, जहां जाकर जो बोलना है वो बोलो, तुम पर कोई विश्वास नहीं करेगा। यू रेप मी, वंश खुराना, और ये बात मैं मीडिया में सबको बताऊंगी। सुना, तुमने मेरा रेप किया है। ये बोलकर सानिया वहां से बाहर निकल गई। वो जल्द वी के फैशंस की बिल्डिंग के बाहर थी। कुछ देर बाद वंश के केबिन में उसका असिस्टेंट अनिल आया और बोला, सर जल्दी से टीवी ऑन कीजिए। वंश ने वहीं पड़ा रिमोट उठाया और उसने टीवी ऑन किया। उस पर हर चैनल पर एक ही न्यूज आ रही थी। वी के फैशंस के सीईओ वंश खुराना पर मॉडल सानिया मल्होत्रा ने लगाए उनके साथ रेप के गंभीर आरोप। उसके बाद सानिया मल्होत्रा खुद टीवी पर मीडिया में बोल रही थी, वो इंसान एकदम घटिया है, उसने मुझे काम का झांसा दिया और उसके बाद ना जाने कितनी बार मेरा रेप किया। रिपोर्टर ने पूछा, तो अब तक आप चुप क्यों थी? हिम्मत इकट्ठा कर रही थी। इतने बड़े आदमी के खिलाफ बोलना आसान थोड़ी है, लेकिन सच यही है कि वंश खुराना रेप में। वंश के चेहरे का एक रंग आ रहा था और दूसरा जा रहा था। उसने रिमोट जमीन पर फेंक कर मारा। बिच, मैंने उसे आज तक नीचे से ऊपर पहुंचाया। अब मैं बताता हूं कि वंश खुराना क्या है। उसने अपना कोट उठाया और सीधा केबिन से बाहर निकल गया। बाहर पहुंचते ही मीडिया के लोग पहुंच गए। वंश अच्छे से जानता था कि ऑफिस के बाहर जर्नलिस्ट्स उसका वेट कर रहे थे, जिन्होंने उसे देखते ही उस पर सवालों की बौछार कर दी। वंश ने कहा, मैं आप सभी के जवाब अपने ऑफिस में दूंगा। सब मीटिंग रूम में आकर मुझसे अपने सवाल कर सकते हैं। वो अंदर गया और उसने रिफ्रेशमेंट का इंतजाम करने को कहा। मीटिंग रूम में मीडिया के लोग इकट्ठा हुए। वंश सामने जाकर खड़ा हो गया। अब आप मुझसे जो भी पूछना चाहे वो पूछ सकते हैं। सर, सानिया मल्होत्रा के इल्जाम के बारे में आपका क्या कहना है? उन्होंने आप पर गंभीर रेप चार्जेस लगाए हैं। इन चार्जेस में कितनी सच्चाई है? वंश उसकी बात सुनकर हंसने लग गया। मैम, आज सुबह वो मेरे केबिन में आई और उन्होंने मुझे कहा कि अपने आने वाले फैशन शो एनिग्मा में उन्हें शोस्टॉपर बना दूं। लेकिन मैंने उन्हें साफ मना कर दिया। तो आप ये कहना चाहते हैं कि वो आप पर झूठा इल्जाम लगा रही है? वंश ने कहा, ऑफ कोर्स, वो झूठ बोल रही है। मैं किसी का रेप क्यों करने लगा? मैं एक रिप्यूटेड इंसान हूँ और एक कंपनी का सीईओ, और आपको ये लगता है कि मैं एक मॉडल का रेप करूंगा? लुक, मैं एक फैशन इंडस्ट्री में हूँ और हर टाइम मैं बस मॉडल्स में ही घिरा रहता हूँ। मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है कि हर लड़की खुद मेरे करीब आना चाहती है। ऐसे में मुझे घटिया काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आई हैव बिन सेलेक्टेड एज द मोस्ट एलिजिबल बैचलर। ऐसे में मैं अपनी रेपुटेशन को खराब क्यों करने लगा? एक जर्नलिस्ट ने कहा, तो ये सब झूठ है, फॉल्स एलिगेशंस। आप मिस सानिया से इस बात का प्रूफ मांगिए और पूछिए कि इन्होंने अब तक मुझे अरेस्ट क्यों नहीं करवाया। शी इज़ ट्राइंग टू स्पॉइल मी एंड माई इमेज। आप चाहे तो मेरी बाकी मॉडल्स, स्टाफ और बाकी लोगों से पूछ सकते हैं, आपको सच का पता चल जाएगा। लेकिन आप अपने फ्लर्टिंग मिजाज के लिए काफ़ी फेमस हैं। वंश गंभीर होकर, फ्लर्ट करने वाला रेपिस्ट नहीं होता, मैम। अब ये तो बता दीजिए कि आपकी अगली शो स्टॉपर आखिर है कौन? वंश स्माइल देते हुए, आप। वो जर्नलिस्ट छेप गई। मेरे अगले फैशन शो एनिग्मा की शो स्टॉपर हैं मिस कल्पना आर्या। ये सुनकर मीटिंग रूम में तालियां बजने लग गई। वंश ने कहा, नो मोर क्वेश्चंस प्लीज। आप सभी के लिए रिफ्रेशमेंट का अरेंजमेंट किया गया है। हैव अ नाइस डेज फ्रेंड्स। ये बोलकर वंश स्माइल देते हुए वहां से निकल गया। अनिल ने कार में पूछा, सर, आपने तो बड़े आराम से मीडिया को हैंडल कर लिया। वंश अनिल की तरफ देखते हुए, ये बहुत आसान है। और वैसे सानिया की किसी बात में कोई सच्चाई नहीं थी। मैं लड़कियों के पास नहीं जाता, बल्कि लड़कियां खुद चलकर मेरे पास आती हैं। उसके बाद वंश और अनिल हंसने लग गए। तभी अनिल के हाथ में फोन रिंग हुआ, जिस पर सानिया का नंबर फ्लैश हो रहा था। वंश ने फोन लिया और स्पीकर पर डालते हुए बोला, सानिया मल्होत्रा, तुमने जो मीडिया में बकवास की है ना? वंश बीच में ही गुर्राते हुए बोला, मेरे पास तुम आई थी, मैं तुम्हारे पास नहीं गया। तुमने मुझे शोस्टॉपर बनाने का वादा किया था। वंश दांत बींचते हुए, वादा नहीं किया था स्वीट हार्ट, तुमने खुद अपने आप को मुझे ऑफर किया। और हाँ, आगे से ऐसी कोई भी बचकानी हरकत की तो तुम्हें बर्बाद करने का मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। इस बार तो मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन अगली बार नहीं। वंश ने अपना फोन काट दिया। उसने अनिल को अपना फोन दे दिया। वंश खुराना से टक्कर लेने वाला आज तक पैदा ही नहीं हुआ और ना होगा। कृष्णा अपार्टमेंट्स फ्लैट 606, जहां एक लड़की टीवी पर वंश पर मीडिया कवरेज देख रही थी। वो बड़बड़ाई, काश मेरी कंपनी को एक बार इस वंश खुराना का फैशन शो ऑर्गेनाइज करने का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए तो पूरी लाइफ सेट हो जाए। कौन है ये लड़की जो वंश खुराना के साथ फैशन शो का इवेंट करना चाहती है? आगे जारी।
जय श्री राम एपिसोड 3। ध्वनि की एंट्री और वंश का उसकी तरफ अट्रैक्ट होना। कृष्णा अपार्टमेंट्स फ्लैट 606। फ्लैट काफी बड़ा था। इसमें 3 बेडरूम्स, एक ड्राइंग डाइनिंग और किचन, लॉबी सब कुछ था। इन अपार्टमेंट्स में बस 2 फ्लोर्स ही थे। पूरा अपार्टमेंट 3 एकड़ों में फैला हुआ था और कई फ्लैट्स यहाँ बने हुए थे। वहाँ एक लड़की टीवी पर वंश पर मीडिया कवरेज देख रही थी। वो बड़बड़ाई, काश मेरी कंपनी को एक बार इस वंश खुराना का फैशन शो ऑर्गेनाइज करने का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए तो पूरी लाइफ सेट हो जाए। तभी उसके पीछे से किसी ने हाथ रखा। क्या देख रही है बेटा? उस लड़की ने जवाब दिया, मम्मी मैं ना अब इतने सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर चुकी हूँ, लेकिन अब मैं वीके फैशंस का आने वाला इवेंट एनिग्मा ऑर्गेनाइज करना चाहती हूँ। तो ध्वनि इसमें मुश्किल क्या है? उनके ऑफिस जाओ या बस पेपर में उनका ऐड ही देखती रहोगी? ध्वनि उठकर खड़ी हुई और बोली, ध्वनि के लिए कुछ भी पाना मुश्किल नहीं है मम्मी, लेकिन टीवी में जरा इस वंश खन्ना पर नजर तो डालिए। कितना अकड़ू और घमंडी लग रहा है। मेरी छोटी सी कंपनी स्काई हाई इवेंट्स को भला ये क्यों इतना बड़ा काम देने लगा? ध्वनि कपूर, उम्र 27-28 के आसपास, दिखने में काफी खूबसूरत और कंपनी स्काई हाई इवेंट्स इवेंट कंपनी की ओनर। वो और उसकी मम्मी मिसेज गायत्री कपूर अकेले थे। उनके पापा काफी टाइम से उन लोगों के साथ नहीं रहते थे। गायत्री ने ध्वनि को इस काबिल बनाया था कि उसे किसी भी आदमी के सहारे लाइफ ना काटनी पड़े। बेटा अगर टैलेंट हो तो छोटा बड़ा नहीं देखा जाता। जा और रेडी हो जा, प्रेजेंटेशन बना और वीके फैशंस पहुंच जा। ध्वनि ने गहरी सांस ली और सीधा वॉशरूम फ्रेश होने चली गई। कुछ देर में वो रेडी हो चुकी थी। उसने अपना लैपटॉप उठाया और गायत्री को बाय कहकर वहां से निकल गई। बाहर कुछ दूरी पर जाकर वो कैब रोकने की कोशिश करने लग गई। अचानक उसके सामने एक कार तेजी से आकर रुकी। ड्राइवर ने सर बाहर निकालकर कहा, दिखाई नहीं देता क्या? ध्वनि जोर से चिल्लाई, दिखाई तो तुझे नहीं दे रहा था। इतनी बड़ी लड़की दिखाई नहीं दी क्या? ये कार वंश खन्ना की थी उसमें, लेकिन इस टाइम अनिल उसका असिस्टेंट था। अनिल मेहरा, उम्र 30 के आसपास, दिखने में हैंडसम और मिडिल क्लास। काफी टाइम से वो वंश के साथ काम कर रहा था। वो बाहर निकला और बोला, क्या हो रहा है ये? आपको कुछ हुआ क्या? क्यों इतना शोर कर रही है? ध्वनि हैरानी से, आप लोग बड़ी गाड़ी में घूमते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप, वो ना जाने क्या क्या बोलती जा रही थी। अनिल ध्वनि को बस देखता ही रह गया। बड़ी बड़ी आंखें, गोरा रंग, लंबे लहराते हुए बाल। ध्वनि ने अनिल की तरफ देखा और बड़बड़ाई, इसे क्या हुआ? वो वहां से चली गई। ड्राइवर अनिल के पास आया और अनिल से बोला, साहब वो गई। अनिल ने यहाँ वहां देखा और बोला, हम चलो स्काई हाई इवेंट्स। ध्वनि अपने छोटे से ऑफिस में पहुंची। उसके ऑफिस में उसके अलावा 10 लोग और थे। एक उसकी असिस्टेंट नीलम मिश्रा थी जो इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने में उसकी हेल्प करती थी। नीलम, जल्दी से एक प्रेजेंटेशन रेडी करनी है। हम लोग वीके फैशंस जा रहे हैं। उनकी अगली इवेंट एनिग्मा को इस बार हम हैंडल करेंगे। नीलम वीके फैशंस का नाम सुनकर हैरान हो गई। क्या क्या नाम लिया ध्वनि? वीके फैशंस? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ध्वनि हैरान होकर, क्यों, क्या हुआ? नीलम ने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि वीके फैशंस तुम्हें इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट देगा? क्यों नहीं, हमारी कंपनी में क्या बुराई है? नीलम ने कहा, यार वो इतने बड़े लोग हैं, अ बिग फैशन हाउस, और वो हमें काम नहीं देंगे। ध्वनि स्माइल देते हुए, कोशिश करने में क्या हर्ज है? क्या पता हमारी किस्मत चमक जाए। जानती है अगर हमें ये मौका मिला तो हम 5 करोड़ रुपए तक कमा सकते हैं। और लोग, इस इवेंट के लिए बहुत से लोग चाहिए होंगे। वो सब कहाँ से आएंगे? ध्वनि स्माइल देते हुए, मिस नीलम आहूजा जी, परेशान होने की बजाय काम कीजिए और जल्दी, हमें वहां जाना भी है। 3 बजे इंटरव्यू है। नीलम ने मुंह बनाया और बोली, ओके बाबा। ध्वनि और नीलम प्रेजेंटेशन बनाने में लग गई। कुछ देर में ही प्रेजेंटेशन रेडी थी। 2 घंटे बाद ध्वनि ने कहा, चलो काम तो हो गया, अब नीलम रेडी हो जा, हम वीके फैशंस जा रहे हैं। वीके फैशंस? कुछ देर में उन लोगों ने कैब ली और वीके फैशंस पहुंच गई। नीलम ने बिल्डिंग देखकर कहा, तू आज कार नहीं ला सकती थी क्या? सॉरी यार, आज मम्मी को कार लेकर ऑफिस जाना था। नीलम ने सिर हिला दिया। दोनों वीके फैशंस की बिल्डिंग में दाखिल हुई और इस जगह को देखती रह गई। ध्वनि ने ऑफिस देखते हुए बड़बड़ाई, एक दिन मेरा भी ऐसा ही इवेंट मैनेजमेंट का बड़ा सा ऑफिस होगा। नीलम उसकी आंखों के आगे चुटकी बजाते हुए, अब ख्वाब लेना बंद कर और चल। ध्वनि जल्दी से रिसेप्शनिस्ट के पास पहुंची और बोली, मैम इवेंट मैनेजमेंट के लिए 4th फ्लोर। ध्वनि और नीलम ने थैंक्स कहा और वहां से लिफ्ट में 4th फ्लोर पर पहुंच गई। बाहर काफी लोगों की भीड़ लगी थी जो पहले से ही काफी फेमस थे। उन्होंने ध्वनि पर नजर डाली और आपस में स्माइली हो गए। इसे लगता है कि एनिग्मा का कॉन्ट्रैक्ट इसे मिलेगा, दूसरे ने कहा। जाने दो अंदर, 1 मिनट में बाहर आ जाएगी। तभी वंश ने फ्लोर पर कदम रखा।
नीलम ने उसे कुहनी मारी, देख वंश खुराना। ध्वनि ने उसकी तरफ देखा और खड़ी हो गई। वंश निकलते हुए ध्वनि के पास से होकर गुजरा। उसके कदम अचानक धीमे हो गए। उसने ध्वनि पर नजर डाली। वो मन में सोचने लगा, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। ध्वनि ने उसे हल्की सी स्माइल दी। गुड नून सर। वंश ने बस हल्की सी स्माइल दी और अंदर चल गया। रूम में जाकर उसने खिड़की से ब्लाइंड्स हटाकर ध्वनि पर नजर डाली। उसने अनिल को बुलाया और कहा, अनिल, बाहर जो लड़की व्हाइट सूट में है उसे बुलाओ। अनिल हैरानी से, लेकिन सर। वंश ने उस घूरते हुए देखा और कहा, जो कहा है वो करो, कॉल हर। अनिल ने कहा, ओके सर। अनिल बाहर गया और व्हाइट सूट वाली लड़की को ढूंढने लगा। उसकी नज़र ध्वनि पर पड़ी जिसने व्हाइट सूट पहन रखा था। ये लड़की, ये तो वही है जो सुबह कार के सामने आकर खड़ी हो गई थी। अनिल उसके पास आया और बोला, हेलो। ध्वनि हैरान होकर उसकी तरफ देखते हुए, आप और यहाँ? अनिल ने जवाब दिया, जी, मैं वंश सर का असिस्टेंट हूँ। ध्वनि स्माइल देकर, तो वो कार सर की थी। ध्वनि और अनिल हंसने लग गए। आइए, आपको सर ने बुलाया है। ध्वनि हैरान होते हुए, सबसे पहले मुझे? अनिल बोला, जी, आप अंदर चली जाइए। ध्वनि ने गहरी सांस ली और नीलम के हाथ से अपना लैपटॉप लिया और वंश के रूम को नॉक किया। वंश कठोर आवाज में, कम इन। ध्वनि ने अंदर कदम रखा। अपना गला साफ करते हुए वो मीठी सी आवाज में बोली, सर, आई एम ध्वनि कपूर फ्रॉम स्काई हाई इवेंट्स। वंश ने ध्वनि की तरफ देखा और उसे देखता ही रह गया। आगे जारी। एपिसोड 4, मैं तुम्हारे साथ एक रात बिताना चाहता हूँ। अनिल ने ध्वनि से कहा, आइए, आपको सर ने बुलाया है। ध्वनि हैरान होते हुए, सबसे पहले मुझे? अनिल बोला, जी, आप अंदर चली जाइए। ध्वनि ने गहरी सांस ली और नीलम के हाथ से अपना लैपटॉप लिया और वंश के रूम को नॉक किया। वंश कठोर आवाज में, कम इन। ध्वनि ने अंदर कदम रखा। अपना गला साफ करते हुए वो मीठी सी आवाज में बोली, सर, आई एम ध्वनि कपूर फ्रॉम स्काई हाई इवेंट्स। वंश ने ध्वनि की तरफ देखा और उसे देखता ही रह गया। सफेद कॉटन का सूट, खुले बाल, सलीके से लिया हुआ दुपट्टा, गुलाबी होठों पर लगी पिक लिपस्टिक उसके होठों को और भी खूबसूरत बना रही थी। वंश उसे एकटक देखता ही जा रहा था। ध्वनि ने कहा, सर। वंश का ध्यान भटक और वो बोल पड़ा, ब्यूटीफुल, क्या सर? वंश सिर हिलाकर, योर ड्रेस, बैठिए, थैंक यू सर। ध्वनि सामने की चेयर खिसकाकर बैठ गई। वंश ने अपना सिर चेयर के हेडरेस्ट पर टिकाते हुए कहा, मिस ध्वनि कपूर, राइट? ध्वनि स्माइल के साथ, जी सर। आप हमारे साथ काम क्यों करना चाहती हैं? ध्वनि अपना गला साफ करते हुए, आपके वीके फैशंस के साथ कौन काम नहीं करना चाहता, सर? सिर्फ कंपनी के साथ। ध्वनि घबराकर, नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि आपके साथ काम करके तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वंश स्माइली होते हुए, प्रेजेंटेशन? जी सर। ध्वनि ने अपना लैपटॉप खोला और उसे अपनी प्रेजेंटेशन दिखानी शुरू कर दी। वंश का ध्यान प्रेजेंटेशन से ज्यादा ध्वनि पर था। ध्वनि ने 10 मिनट की प्रेजेंटेशन में सब कुछ बता दिया। फिर वो स्माइल देते हुए बोली, सर, आपको मेरी प्रेजेंटेशन कैसी लगी? वंश उसकी तरफ देखते हुए, आई एम इम्प्रेस्ड, लेकिन आपको बाहर वेट करनी होगी। ध्वनि ने अपना सिर हिलाया और बाहर चली गई। उसे देखते ही नीलम ने पूछा, क्या हुआ? वंश सर ने वेट करने को बोला है। उसके बाद बाकी लोग अंदर वंश के रूम में जा रहे थे, लेकिन वंश सबको भेजता जा रहा था। ये देखकर ध्वनि के चेहरे पर स्माइल आ गई। लगता है कि सर को मेरी प्रेजेंटेशन सबसे ज्यादा पसंद आई है। देखना, सब अंदर जाते ही बाहर आ जाते हैं। नीलम फुसफुसाते हुए, हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। लास्ट में बस ध्वनि ही बची थी। अनिल उसके पास आया और बोला, आपको सर ने अंदर बुलाया है। लगता है कि आपको ही उन्होंने सिलेक्ट किया है। ध्वनि खुश होते हुए, होप कि ऐसा ही हो। गुड लक। ध्वनि ने एक बार फिर से वंश के रूम को नॉक किया, कम इन। ध्वनि उसके सामने जाकर बैठ गई और बोली, थैंक्स सर कि आप हमारी कंपनी स्काई हाई इवेंट्स में इंटरेस्टेड हैं। वंश उसकी बात सुनकर स्माइल देने लगा और बोला, आपकी कंपनी में नहीं, आप में इंटरेस्टेड हूँ। ध्वनि हैरानी से, क्या मतलब, सर? वंश उठकर खड़ा हो गया और जेब में हाथ डालकर केबिन में घूमने लगा। आप जानती हैं, मिस कपूर की ये कॉन्ट्रैक्ट कितने अमाउंट का है? 5 करोड़ का, सर। वंश सिर हिलाकर, एग्जैक्टली। आपकी कंपनी को इस इवेंट से 5 करोड़ का प्रॉफिट होगा जो मेरी कंपनी वीके फैशंस आपको देगी और पूरा इवेंट 100 करोड़ रुपये का है। मैं समझ नहीं पा रही कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। वंश हंसने लगा और बोला, और आप चाहती हैं कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट मैं आपको थाली में परोस कर दे दूं? ध्वनि उठकर खड़ी हो गई, नहीं सर, मैं इस प्रोजेक्ट में अपनी जी जान एक कर दूंगी एंड आई विल नॉट लेट यू डाउन। वंश ध्वनि के बहुत करीब खड़ा था जहां दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी। आई नो, लेकिन क्यों ना इससे पहले हम एक दूसरे को अच्छे से जान ले। यू नो व्हाट आई मीन? ध्वनि थोड़ा पीछे हुई, नहीं,
मैं आपका मतलब नहीं समझी। वंश ने ऊपर की तरफ देखते हुए गहरी सांस ली और फिर उसकी तरफ देखते हुए बोला, आप ऐसी बोली भी नहीं हैं जो ये बात ना समझ पाए। बी मैच्योर। सर, आप बात साफ साफ करेंगे तो बेहतर होगा। वंश बोला, ठीक है, तो साफ साफ बोल देता हूँ। तुम बहुत खूबसूरत हो, हद से ज्यादा। तुम्हारे जैसी खूबसूरती मैंने आज तक नहीं देखी, इतनी मॉडल्स में भी नहीं। मैं तुम्हारे साथ एक रात बिताना चाहता हूँ। ध्वनि। ये सुनकर ध्वनि के चेहरे का रंग उड़ गया। वॉट? आपको पता है कि आप क्या बोल रहे हैं? जी हाँ। स्पेंड अ हॉट नाइट विथ मी एंड दिस कॉन्ट्रैक्ट इज योर्स। क्या? ध्वनि के चेहरा ही बदल गया और उसने अपने हाथ की मुट्ठी बनाई और वंश के मुंह पर तमाचा दे मारा। वंश इस पर बौखला गया। हाउ डेयर यू स्लैप मी? और आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ये वाहियात और घटिया प्रपोजल रखने की? मैं आपको यहाँ बाजार में खड़ी दिखाई दे रही हूँ। वंश उसकी आंखों में देखते हुए, हर चीज बिकाऊ होती, ध्वनि, बस कीमत लगाने वाला चाहिए। ध्वनि ने गुस्से में कहा, कीमत जो लगवाते हैं उनकी लगाए, लेकिन खबरदार मुझसे इस तरह की बात नहीं करना। ना मुझे आपका ये प्रोजेक्ट करना है और ना दोबारा आपका ये मनहूस चेहरा देखना है। सोच लीजिए, एक रात मेरे साथ और 5 करोड़ का प्रोजेक्ट आपका। लगता है कि एक थप्पड़ से तुम्हारा दिल नहीं भरा। अगर इतनी आग है तो किसी कोठे पर या कॉल गर्ल के पास जाए। मिस्टर वंश खुराना, लोगों की कीमत लगाना बंद कीजिए। वो वहां से बाहर जाने लगी, लेकिन वापस रुककर वंश की तरफ देखते हुए बोली, अब ये प्रोजेक्ट उसी को दीजिएगा जो आपके साथ सोने के लिए तैयार हो जाए। यू नो व्हाट, यू आर अ बास्टर्ड। वंश गुस्से में, यू विल हैव टू पे फॉर इट। देखते हैं। ध्वनि केबिन से बाहर निकल गई। वंश ने अपनी मुठियां भींच लीं। बिच, वंश को मना करेगी और ऊपर से थप्पड़ मारती है। अभी इस समय अगर मैं ऑफिस में ना होता तो इसे अच्छे से सबक सिखा देता। उसने गुस्से में टेबल पर रखा सारा सामान नीचे फेंक दिया। वहीं ध्वनि बाहर आई और उसने नीलम का हाथ पकड़ा और वहां से निकल गई। उसे अनिल ने आवाज देने की कोशिश की, ध्वनि जी। लेकिन ध्वनि ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अनिल जल्दी से अंदर गया और उसने सारा सामान जमीन पर बिखरा हुआ देखा। सर, ये सब। वंश ने इशारा किया और उसे सामान वापस टेबल पर रखने को कहा। अनिल ने सब सामान टेबल पर सजाया और बोला, क्या हुआ सर, आप इतना गुस्से में? वंश ने अनिल की तरफ हाथ से इशारा किया और कहा, जाओ यहाँ से। अनिल बिना कोई सवाल किए वहां से चला गया। ध्वनि रास्ते में जाते हुए रो पड़ी। नीलम को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, प्लीज ध्वनि, कुछ बताएगी नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या हुआ था? ध्वनि बस रोती ही जा रही थी। उसके बाद उसने नीलम को सब कुछ बता दिया। ये सुनकर नीलम के पैरों तले जमीन निकल गई। ये क्या बोल रही है? इतने बड़े आदमी ने तेरे सामने ऐसा घटिया प्रपोजल रखा। शेम ऑन हिम। इसका मतलब कि उस मॉडल ने उस पर जो इल्जाम लगाया वो ठीक ही लगाया था। ध्वनि ने अपने आंसू पोंछे और बोली, आज के बाद मुझे इस आदमी की शक्ल भी नहीं देखनी। वहीं वंश ने अपने कैबिन में बैठे हुए किसी को कॉल किया। मेरी बात ध्यान से सुनो। स्काई हाई इवेंट्स और उसकी ओनर ध्वनि कपूर। उसे मार्केट में काम नहीं मिलना चाहिए, एक भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं, समझे? जी सर, ऐसा ही होगा। समझिए कि आपका काम हो गया। वंश ने फोन रख दिया और बड़बड़ाया, मैं भी देखता हूँ कि अब मार्केट में इस ध्वनि को काम कौन देगा। जब कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा तो मेरे पास आएगी, लेकिन इस बार मैं। आखिर अब वंश खुराना के दिमाग में क्या चल रहा है? क्या ध्वनि और वंश का एक बार फिर से आमना सामना होगा? आगे जारी। एपिसोड 5, ध्वनि इन अ बिग ट्रबल। वहीं वंश ने अपने कैबिन में बैठे हुए किसी को कॉल किया। मेरी बात ध्यान से सुनो। स्काई हाई इवेंट्स और उसकी ओनर ध्वनि कपूर। उसे मार्केट में काम नहीं मिलना चाहिए, एक भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं, समझे? जी सर, ऐसा ही होगा। समझिए कि आपका काम हो गया। वंश ने फोन रख दिया और बड़बड़ाया, मैं भी देखता हूँ कि अब मार्केट में इस ध्वनि को काम कौन देगा। जब कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा तो मेरे पास आएगी, लेकिन इस बार मैं। उसके बाद वो वहां से उठकर अपने प्राइवेट चैम्बर में चला गया जो 7th फ्लोर पर था। अचानक किसी ने उसके चैम्बर में चुपचाप किसी ने कदम रखा। वंश ने अपनी आंखें बंद की हुई थी। उसे अपने सीने पर किसी का हाथ महसूस हुआ तो उसकी आंखें खुल गईं। सामने एक लड़की थी जिसे देखकर वंश के चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने खड़े होकर उसे गले लगा लिया। आइए मेरी अगली शो स्टॉपर, कल्पना आर्या। कल्पना आर्या, उम्र 22-23 के आसपास, लंबाई 6 फुट, गोरा रंग, पतली कमर और छलहरा बदन। आज तक ना जाने मॉडल के तौर पर वंश के लिए कितनी बार काम कर चुकी थी। कल्पना ने वंश के चेहरे पर अपनी उंगली घुमाते हुए कहा, मैंने अभी नीचे सुना कि किसी लड़की ने तुम्हारा सारा मूड ऑफ कर दिया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आकर आपका मूड कुछ ठीक कर दूं। वंश ने टाइम देखा। शाम के 7 बजे हैं, तो साथ में डिनर करते हैं और फिर। कल्पना अपनी सेक्सी आवाज में, मेरे घर चलते हैं ना, वैसे भी तुम इतने टाइम से मेरे अपार्टमेंट में नहीं आए। वंश उसी टाइम खड़ा हुआ और अपना कोट उठाकर हाथ में लेकर बोल, लेट्स गो स्वीट हार्ट। आज की आपकी रात को रंगीन बना दूंगी।
वंश की आंखों में चमक आ गई। मेरा दिल भी तुम्हारे लिए कब से तड़प रहा है। वंश ने उसकी कमर में हाथ डाला और वहां से निकल गया। अनिल ने वंश पर नजर डाली और सिर मारते हुए बोला, ये नहीं सुधरेगा। कृष्णा अपार्टमेंट्स अपने कमरे में जाकर ध्वनि ने दरवाजा गुस्से में बंद किया और बिस्तर पर लेटकर रोने लग गई। गायत्री ने दरवाजा खटखटाया और बोली, ध्वनि ध्वनि। मम्मी, अभी मेरा मूड बहुत खराब है, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। गायत्री ने सिर मारते हुए कहा, इस लड़की का भी कुछ भी नहीं पता चलता। कुछ देर बाद ध्वनि बाहर आ गई। गायत्री ने टेबल पर खाना लगाते हुए उसकी तरफ देखा। अब बताएगी कि क्या हुआ है। ध्वनि मन में सोचने लगी, अगर मम्मी को वंश के बारे में कुछ भी बताया वो बेकार में बात का बहुत बड़ा इशू बना देंगे और कहेंगे कि वंश पर केस करते हैं। अब मम्मी एक वकील जो हैं। अब बोल भी। ध्वनि ने बात बनाते हुए कहा, मैंने आपसे कहा था ना कि ये बड़े लोग हमें काम क्यों देंगे। मैं वहां गई तो उस आदमी ने प्रेजेंटेशन देखी और बोला कि आपको बाद में बताएंगे। गायत्री गहरी सांस लेते हुए, कोई बात नहीं, जाने दे, तू आराम से खाना खा। ध्वनि खाना खाने लग गई। उसके कानों में बस वंश के शब्द गूंज रहे थे, स्पेंड अ नाइट विथ मी एंड दिस कॉन्ट्रैक्ट इज योर्स। ध्वनि ने अपने कान बंद कर लिए। गायत्री ने उसकी तरफ देखा लेकिन वो कुछ नहीं बोली। कल्पना का घर। वंश और कल्पना डिनर के बाद घर पहुंच चुके थे। कल्पना ने वंश को बैठने के लिए कहा और बोली, मैं चेंज करके आई। वंश उसकी तरफ देखते हुए शरारत से, मैं हेल्प कर दूं। कल्पना हंसते हुए, कर देना, जल्दी क्या है। कुछ देर में ही कल्पना चेंज करके आ गई। उसने 2 पीस गाउन पहन रखा था जो काफी रिवीलिंग था, जिसमें से उसका बदन काफी झलक रहा था, जिसे देखकर वंश की आंखों में चमक आ गई। माहौल बनाने के लिए कल्पना ने हल्की से म्यूजिक लगा दिया। वंश उठकर खड़ा हुआ और अपनी शर्ट के बटन्स खोलते हुए उसकी तरफ बढ़ने लग गया। उसने कल्पना के पास पहुंचते ही उसे उसकी कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लिया। वंश ने गाउन में हाथ डालकर उसकी कमर को सहलाया और उसकी नेक को किस करने लग गया। कल्पना सेक्सी आवाज में, जन्म भर के प्यासे लग रहे हो, तुम्हारे सामने तो प्यास बढ़ती ही जाती है। वंश ने कल्पना को अपनी बाहों में भर लिया। वो उसे पैशन के साथ किस करने लगा। कल्पना भी उसे किस कर रही थी। दोनों प्यार के समुद्र में बहने लग गए। आह वंश, आज कुछ ज्यादा ही हॉट हो। जब तुम मेरे सामने हो तो ये बंदा क्या करे, स्वीट हार्ट। वंश ने उसके बालों को अपनी मुट्ठियों में भर लिया और उसके चेहरे को किस करने लगा। वो उसके साथ पैशनेट हो गया। दीवार पर उसके आसपास हाथ रखकर वो कल्पना की आंखों में देख रहा था। अपनी शर्ट उतारकर वंश इसके ऊपर आया और कल्पना की आंखों में देखते हुए बोला, तुम इतनी हैंडसम हो कि तुमसे दिल नहीं भरता। उसने कल्पना का गाउन उसके बदन से अलग किया, जिसके नीचे अब बस छोटी सी ड्रेस थी। वंश उसे देखकर बहुत एक्साइट हुआ। कल्पना वंश को सेड्यूस करने के लिए अपना हाथ अपनी बॉडी पर चलाने लगी। हॉट बॉडी। कल्पना उसकी तरफ देख रही थी और वंश कल्पना की आंखों में, वैसे तुम बहुत खूबसूरत हो, स्वीट हार्ट। कल्पना उसके गाल पर उंगली घुमाते हुए बोली, तुम्हारी नजरों में तो मैं हॉट हूँ। वंश के चेहरे पर स्माइल आ गई। स्वीट हार्ट, येस यू आर वेरी हॉट। कल्पना ने कहा, तो तुम यहाँ सिर्फ बातें करने आए हो। वंश के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो कल्पना के साथ इंटीमेट हो गया। दोनों एक दूसरे में बहुत देर तक खोए रहे। सारी रात वो कल्पना के साथ ही रहा। अगली सुबह वंश की नींद खुली। उसके करीब ही कल्पना सोई हुई थी। वो उसे देखकर मुस्कुराया और उठकर खड़ा हो गया। उसने बाहर जाकर अपने कोट में से चेकबुक निकली और कल्पना के नाम का एक चेक बनाकर उसके बेडरूम में रखी टेबल पर रख दिया। अपनी शर्ट पहनकर वो रेडी हुआ और वहां से चला गया। कुछ देर में कल्पना की नींद खुली और उसने देखा कि वंश वहां नहीं था। ये भी कभी बाय बोलकर नहीं जाता। वो उठी और उसने गाउन पहना। उसकी नज़र टेबल पर पड़ी जहां चेक रखा हुआ था। कल्पना ने चेक अपने हाथों में लिया। 20 लाख, मेरी इस रात की कीमत। खुद को ना जाने क्या समझता है। इस आदमी को लड़कियों की बस कीमत लगानी ही आती है। लेकिन क्या करूं, अब इतनी ऐश तो यही करवा पाता है। जिस दिन कोई दूसरा मिल गया, इस वंश को उठाकर अपनी लाइफ से बाहर फेंक दूंगी। रास्ते में वंश का फोन रिंग होने लग गया। वंश ने ड्राइव करते हुए ब्लूटूथ ऑन किया। बोलो। सर, आपका काम हो गया है। अब स्काई हाई इवेंट्स को मार्केट में कोई काम नहीं देगा। वंश के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई और वो हंसने लग गया। उसने फोन कट किया और बड़बड़ाया, अब तुम्हें कोई काम नहीं मिलेगा, मिस ध्वनि। स्काई हाई इवेंट्स। ध्वनि अपने ऑफिस थोड़ा लेट पहुंची। उसे देखते ही नीलम ने कहा, ध्वनि तू अब आ रही है। मिस्टर वर्मा ने अचानक अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है। ध्वनि चौंक कर, क्यों, क्या हुआ, मुझे नहीं पता, तू खुद बात कर ले। ध्वनि ने मिस्टर वर्मा को कॉल किया। मिस्टर वर्मा, आपने कॉन्ट्रैक्ट क्यों कैंसिल कर दिया। दूसरी तरफ से आवाज आई, हमें ये कॉन्ट्रैक्ट किसी और को दे दिया है। ध्वनि ने कहा, लेकिन आप ये कैसे कर सकते हैं मिस्टर वर्मा। लेकिन मिस्टर वर्मा ने उसे बिना कोई जवाब दिए फोन कट कर दिया। फोन काट दिया। तभी उसे दूसरा फोन आया। मिस ध्वनि, हम अपना प्रोजेक्ट आपसे वापस ले रहे हैं। लेकिन सर,
कुछ देर में ध्वनि की कंपनी के हाथ से लगभग सब प्रोजेक्ट्स जा चुके थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वही वंश अपने केबिन में बैठा हंस रहा था। अब मुझे मारे गए थप्पड़ की गूंज तुम्हें सुनाई देगी, मिस ध्वनि कपूर। हाँ हाँ हाँ। सब प्रोजेक्ट्स जाने के बाद अब ध्वनि आखिर क्या करेगी? आगे जारी। एपिसोड 6 वंश किसेस ध्वनि फॉर्सिबली। कुछ देर में ध्वनि की कंपनी के हाथ से लगभग सब प्रोजेक्ट्स जा चुके थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वही वंश अपने केबिन में बैठा हंस रहा था। अब मुझे मारे गए थप्पड़ की गूंज तुम्हें सुनाई देगी, मिस ध्वनि कपूर। हाँ हाँ हाँ। बस 2 दिन में तुम्हें पूरा बर्बाद कर दूंगा। उसने अपना सिर चेयर के हेडरेस्ट से टिकाया और आंखें बंद करके बैठ गया। शाम तक ध्वनि के पास बस 2 प्रोजेक्ट्स ही रह गए थे। नीलम ने उसके पास आकर पूछा, ध्वनि, ये सब हो क्या रहा है? मुझे नहीं पता नीलम, मैं क्या करूं, कुछ भी तो समझ नहीं आ रहा। कल तक हमारे पास 20 इवेंट्स के प्रोजेक्ट्स थे और आज बस 2। सब ने बैक मार्च क्यों किया, ये पता नहीं चल रहा। अगले दिन ध्वनि को फिर से एक कॉल आई। जी मिस्टर शर्मा, हम बस आपकी इवेंट के लिए ही निकल रहे हैं। मिस्टर शर्मा ने कहा, सॉरी मिस कपूर, हमें आपसे ये प्रोजेक्ट वापस लेना पड़ेगा। ये इवेंट अब कोई ऑर्गेनाइज कर रहा है। लेकिन सर, मेरी बात तो सुनिए। लेकिन मिस्टर शर्मा ने फोन रख दिया। ध्वनि की आंखों में आंसू आ गए। अब मैं क्या करूं? ऐसे तो मेरी कंपनी बंद हो जाएगी। सब एक्सपेंसेस, किराया और सैलरीज, सब कैसे मैनेज होगा? तभी उसके मोबाइल पर रिंग हुई। उसने फोन उठाकर देखा, ये किसकी कॉल आ रही है? उसने कॉल रिसीव करके कहा, हेलो हेलो मिस ध्वनि कपूर। जी कहिए। दूसरी तरफ से आवाज आई, सॉरी मैम, हम आपसे प्रोजेक्ट वापस ले रहे हैं। ध्वनि की आंखें नम हो गईं। लेकिन देखिए मैम, हम आपसे ही काम करवाना चाहते थे, लेकिन अगर मार्केट में रहना है तो हम वंश खुराना से पंगा नहीं ले सकते, इसलिए सॉरी। ध्वनि चौंक कर, क्या वंश खुराना? दूसरी तरफ से फोन कट हो गया। ध्वनि ही सुनकर हैरान थी, तो ये सब उस कमीने वंश खुराना ने किया है। मैंने उसका एक रात वाला प्रपोजल मना कर दिया तो वो अब इस लेवल पर गिर गया। उसने अपना पर्स उठाया और वहां से बाहर निकल गई। नीलम ने उसे देखते ही पूछा, कहाँ जा रही है? किसी का दिमाग दुरुस्त करने। वो तेजी से बाहर निकल गई। वी के फैशंस। कुछ देर में ही वो वंश के ऑफिस पहुंच चुकी थी। वंश अपने 7th फ्लोर के केबिन में था। उसने सीसीटीवी स्क्रीन पर ध्वनि को आते देखा तो उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। ध्वनि बिना किसी की परमिशन लिए लिफ्ट में चली गई। पीछे गार्ड भागा, मैडम, आप ऐसे नहीं जा सकती। ध्वनि वंश के केबिन के सामने थी। उसने दरवाजा खोला और गार्ड उसके पास आ गया। आप अंदर कहाँ जा रही हैं? वंश ने उसकी तरफ नजर उठाकर देखा। सर, देखिए, ये मैडम बिना परमिशन आपके ऑफिस में आ गई हैं। वंश ने गार्ड को वहां से जाने का इशारा किया। ध्वनि उसके केबिन में अंदर आई तो वंश उसे देखकर स्माइलिंग हो गया। आइए मिस कपूर, आपने तो कहा था कि आप मेरा चेहरा देखना नहीं चाहती। ध्वनि गुस्से में, तुमने अपनी औकात दिखा दी ना वंश खुराना। वंश पीछे होकर आराम से बैठ गया। अभी औकात कहाँ दिखाए हैं मिस कपूर, वो तो अभी बाकी है जब आपके एम्प्लॉइज भी आपको छोड़कर जाएंगे और कर्जदार आपके सिर पर चढ़कर बैठेंगे, तब आपको पता चलेगा कि मुझसे टकराने का अंजाम क्या होता है। ध्वनि उसके पास आई और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तुम जैसा घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा और देखोगी भी नहीं। लेकिन मेरे जैसे हॉट और हैंडसम इंसान का प्रपोजल ठुकराकर तुमने ठीक नहीं किया। उसने ध्वनि की चिन को हाथ लगाया तो ध्वनि उसे तमाचा मारने लगी, लेकिन वंश ने उसका हाथ पकड़ा और उसे घसीटकर दीवार से लगा दिया। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। छोड़ो मुझे, वंश हंसने लग गया। ध्वनि ने उसे गुस्से में पीछे धक्का दिया, लेकिन वंश ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया। उसने उसके हाथ पीछे की तरफ बांधकर ध्वनि को पकड़ रखा था। ध्वनि उसकी बाहों में छटपटा रही थी। सच में तुम बहुत खूबसूरत हो। ध्वनि गुस्से में, छोड़ो मुझे। लेकिन वंश ने उसे और भी कसकर पकड़ लिया। ध्वनि का दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। वो मन में सोचने लगी, ये क्या करने वाला है। वंश ने उसका हाथ और भी मरोड़ा और उसने ध्वनि को अपने सीने से लगा लिया। सो हॉट लिप्स। ध्वनि गुर्राते हुए, देखो वंश, मुझसे दूर रहो। अभी तो करीब कहाँ आया हूँ जो मुझे खुद से दूर कर रही हो। वंश ध्वनि के होठों के करीब गया और अपने होंठ उसके होठों पर रखते हुए उसे किस करने लगा। ध्वनि तड़प कर रह गई। वंश ने उसे कसकर पकड़ते हुए दीवार से लगा दिया और उसे किस करता ही जा रहा था। ध्वनि उससे छूटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वंश ने अपने होठों में ध्वनि के होठों को दबाया हुआ था और उन्हें अच्छे से सक कर रहा था। वंश ने फिर उसके होठों को छोड़ा और ध्वनि का दुपट्टा हटाकर जमीन पर फेंक दिया और उसके गले को चूमने लग गया। उसके हाथ ध्वनि के जिस्म पर चल रहे थे। ध्वनि की आंखों से आंसू निकलने लग गए। वंश, छोड़ो मुझे। वंश की पकड़ ढीली हो गई और वो पीछे हट गया। ये क्या बदतमीजी है वंश। ध्वनि ने वंश को पीछे धकेल दिया। यू नो व्हाट, कि तुम जैसे आदमी को क्या कहा जाता है।
वुमनाइजर यानी औरत खो। वंश ने उसे दीवार से लगाकर उसके आसपास अपने हाथ रख दिए। जानता हूँ कि मैं वुमनाइजर हूँ, तो इसमें क्या बुराई है? हर लड़की मेरे पास आना चाहती है, मेरे साथ रात बिताना चाहती है। जब वो अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करके आगे बढ़ना चाहती है तो मैं भी अपनी पर्सनैलिटी का इस्तेमाल करना मैं अच्छे से जानता हूँ। ध्वनि की आंखों में आंसू आ गए और वो रोते हुए अचानक वंश के सीने से लग गई। वंश इस पर चौंक गया। उसने ध्वनि को चेयर पर बैठाया और पानी का ग्लास उसके सामने रख दिया। फिर उसने ध्वनि का दुपट्टा उठाकर उसे पहना दिया। ध्वनि ने अपना पर्स उठाया और वहां से जाने लगी। वंश उसे रोकते हुए, मिस ध्वनि, जो चीज लड़कियों को मेरे साथ पूरी रात बिताने के बाद भी नहीं मिलती, वो मैं आपको बस एक किस में दे रहा हूँ। ध्वनि के कदम रुक गए और उसने पीछे मुड़कर देखा। वंश ने एक चेक बनाया और उसके करीब आकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, इनिग्मा इवेंट आपका हुआ और आपके इवेंट का एडवांस पेमेंट। ध्वनि बुरी तरह से चौंक गई। उसने चेक अपने हाथ में ले लिया। 1 करोड़? अब 5 करोड़ का इवेंट है तो 1 करोड़ एडवांस। फिर वो ध्वनि के बहुत ज्यादा करीब आया, इतना करीब कि वो दोनों एक दूसरे की सांसों को महसूस कर पा रहे थे। एक बात कहूँ, अब तक ना जाने मैं कितनी लड़कियों को किस कर चुका हूँ, लेकिन जो बात तुम्हारे होठों में है वो किसी और के होठों में नहीं। सच में मजा आ गया। ये प्रोजेक्ट उसी किस का नजराना समझ लो। ध्वनि उसकी आंखों में देख रही थी। उसने चेक के कई टुकड़े कर दिए और वंश के चेहरे पर उन्हें उड़ाते हुए कहा, टू हेल विद यू इन योर इनिग्मा इवेंट। उसके बाद ध्वनि वहां से बाहर निकल गई। वंश अपनी चेयर पर बैठकर हंसने लग गया। उसके बाद वो बड़बड़ाया, ध्वनि स्वीट हार्ट, तुम मेरा ये प्रोजेक्ट जरूर करोगी। आई विल मेक श्योर कि एनिग्मा इवेंट तुम ही करो। उसके बाद उसने आंखें बंद की और ऊंची आवाज में हंसने लग गया। एपिसोड 7 वंश किसेस ध्वनि अगेन। ध्वनि उसकी आंखों में देख रही थी। उसने चेक फाड़कर उसके कई टुकड़े कर दिए और वंश के चेहरे पर उन्हें उड़ाते हुए कहा, टू हेल विद यू इन योर एनिग्मा इवेंट। उसके बाद ध्वनि वहां से बाहर निकल गई। वंश अपनी चेयर पर बैठकर हंसने लग गया। उसके बाद वो बड़बड़ाया, ध्वनि स्वीट हार्ट, तुम मेरा ये प्रोजेक्ट जरूर करोगी। आई विल मेक श्योर कि एनिग्मा इवेंट तुम ही करो। उसके बाद उसने आंखें बंद की और ऊंची आवाज में हंसने लग गया। ध्वनि वहां से निकलकर सीधा अपने घर पहुंच गई। रास्ते में उसने नीलम को कॉल कर दी। हेलो ध्वनि, तू कहाँ है? ध्वनि ने कहा, मैं घर जा रही हूँ, तुम ऑफिस बंद कर देना। नीलम ने पूछा, लेकिन हुआ क्या है? कुछ नहीं। ध्वनि ने आगे कुछ भी बात किए बिना फोन कट कर दिया। नीलम हैरानी से, क्या हुआ होगा? कुछ भी नहीं बता रही। ध्वनि घर पहुंची और उसने अपना कमरा बंद कर दिया। बेड पर लेटकर वो रोने लग गई। उसके दिमाग में इस टाइम ना जाने कितनी बातें आ रही थी। वो बड़बड़ाई, अपने पहले किस को लेकर मैंने कितने हसीन सपने देखे थे, लेकिन वो कुत्ता वंश, दिल तो कर रहा है कि चांटे मारकर उसका मुंह लाल कर दूं, पर पता नहीं मुझे क्या हो गया था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों के सामने अब बस वंश का ही चेहरा घूम रहा था। उसका करीब आना उसे बहुत बुरा लग रहा था। वो उठी और आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। अपने होठों को वो बार बार साफ कर रही थी, कभी हाथों से तो कभी टिश्यू से साफ करती। जहां जहां वंश ने उस छुआ था वहां वहां वो खुद को हाथों से साफ कर रही थी। उसकी आंखों से आंसू निकलने लग गए। फिर वो वॉशरूम में जाकर शॉवर के नीचे खड़े होकर भीगने लग गई। उसने मुझे छूने की हिम्मत कैसे की, गंदा और घटिया इंसान। कुछ देर में उसका गुस्सा शांत हो चुका था। वो बाहर आई और उसने अपने कपड़े चेंज किए। फिर आईने में खुद को देखते हुए बोली, कोई बात नहीं, कल से मैं एक नई शुरुआत करूंगी। अगला दिन शाम 7 बजे ध्वनि अपने ऑफिस से वापस आई और उसने अपने अपार्टमेंट के नीचे एक बहुत बड़ी लग्जरियस कार देखी। उसके सब शीशे काले थे, कोई भी अंदर झांक नहीं सकता था। ये कार किसकी है? इतनी शानदार कार किसके आई होगी? उसने जैसे ही अपने अपार्टमेंट में कदम रखा, उसे ड्राइंग रूम से अपनी मम्मी, गायत्री और किसी आदमी के हंसने की आवाजें आईं। कौन आया होगा? जैसे ही वो अंदर गई, उसे देखकर गायत्री खड़ी हो गई और बोली, देख तो कौन आया है। कौन? वो आदमी उठकर खड़ा हो गया। जैसे ही वो ध्वनि की तरफ घूमा, ध्वनि के चेहरे का तो रंग ही उड़ गया। वो और कोई नहीं वंश खुराना था। तुम? गायत्री बीच में ही बोल पड़ी। ध्वनि, ये क्या तरीका है बात करने का? ध्वनि ने खुद को ठीक करते हुए कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वंश ने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। हेलो मिस ध्वनि। ध्वनि ने गायत्री की तरफ देखा तो गायत्री ने हाथ मिलाने का इशारा किया। ध्वनि ने अपना हाथ बढ़ाया तो उसका हाथ अपने हाथ में लेते ही वंश उसे मसलने लग गया। ध्वनि ने अपना हाथ छुड़वा लिया। गायत्री ने कहा, वंश जी, आप बैठिए ना। वंश सोफे पर वापस बैठ गया। मैम, मैं तो यहाँ ध्वनि से मिलने आया हूँ। शी इज़ वेरी टैलेंटेड, इसलिए मैं अपना अगला इवेंट इन्हीं से करवाना चाहता हूँ। एनिग्मा, क्यों ध्वनि? ध्वनि ने साफ मना करते हुए कहा, लेकिन वंश सर, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये सुनकर गायत्री बहुत हैरान हुई। ध्वनि, तू ये कैसी बातें कर रही है? इतना बड़ा मौका रोज नहीं मिलता। और फिर वंश जी खुद चलकर हमारे घर आए हैं।
यू मस्ट एक्सेप्ट दिस अपॉर्चुनिटी। लेकिन मम्मी, गायत्री ने बीच में ही बात काटते हुए कहा, कोई लेकिन यकीन नहीं, तो वंश जी का प्रोजेक्ट कर रही है बस। वंश ने कोट में से चेकबुक निकाली और फिर साइन करके चेक ध्वनि की तरफ बढ़ा दिया। 1 करोड़ का चेक। ध्वनि ने चेक हाथ में ले लिया, फिर उसने उसके आगे कुछ डॉक्यूमेंट्स रखे, इन्हें साइन कर दीजिए। इतने में दरवाजे पर कोई आया तो गायत्री ने कहा, ध्वनि, मैं ऑफिस में हूँ, कोई क्लाइंट आया है। वंश उठकर खड़ा हुआ और उसने गायत्री के पैर छुए। ध्वनि उसे देख रही थी। गायत्री के जाते ही ध्वनि ने वंश को गुस्से में देखा। ये लो अपना चेक और निकलो यहाँ से। वंश उसकी तरफ बढ़ने लग गया। ध्वनि गुस्से में, जाओ यहाँ से, सुना नहीं क्या? वंश उसके करीब बढ़ता जा रहा था। यू नो व्हाट, कल से जब से तुम्हें किस की है, तब से मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। जब तुम्हारे होंठ इतने खूबसूरत हैं तो पता नहीं ये जिस्म कितना सुंदर होगा। ध्वनि ने उसे धक्का देने की कोशिश की लेकिन वंश ने उसे कसकर पकड़ लिया। योर लिप्स आर सो हॉट, जूसी एंड सेक्सी। उसने ध्वनि को उसकी कमर से पकड़ा और उसे अपने सीने से चिपका लिया। फिर उसने अपने होंठ उसके होठों पर रख दिए। वो उसे जबरदस्ती किस करने लग गया। उसने अपने दांतों में ध्वनि का लोअर लिप दबा लिया और जोर से बाइट ली। ध्वनि की सिसकी निकल गई। वंश ने ध्वनि के बालों को पकड़ रखा था और उन्हें अपनी मुट्ठी में दबोचकर ध्वनि को किस करता रहा। उसने अपने होंठ उसकी गर्दन पर रखे और उसे किस करने लगा। फिर उसने उसे दूर धकेल दिया। तो तुम मेरा प्रोजेक्ट नहीं करना चाहती? ध्वनि ने कहा, नहीं, कभी नहीं। ठीक है, लेकिन ये बात अपनी माँ के सामने बोल दो। ध्वनि ने कहा, मैं मम्मी को खुद समझा लूंगी। वंश उसके करीब आकर, क्या कहोगी? मैंने तुम्हें किस किया, तुम्हें इन साथ एक रात बिताने का प्रपोजल दिया, क्या बोलोगी? हम। ध्वनि गुस्से में, इसकी चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं गई, गेट आउट। ध्वनि ने वंश का हाथ पकड़ा और उसे बाहर धकेलने लगी। इतने में गायत्री वापस आ गई। ध्वनि ने वंश का हाथ छोड़ दिया। अरे आप, गायत्री ने ध्वनि की तरफ देखते हुए कहा, तो तुम प्रोजेक्ट कर रही हो ना, डॉक्यूमेंट्स पढ़ लिए ना? वंश वापस बैठ गया और बोला, जी। ध्वनि ने सब पेपर्स को अच्छे से पढ़ लिया है और वो बस साइन करने लगी थी कि मैंने कहा कि एक बार आपको डॉक्यूमेंट्स दिखा दे, आप एक लॉयर हैं ना? गायत्री ने फाइल हाथ में ली और पेपर्स पर निगाह डाली। वंश ने बताया, ध्वनि को इस प्रोजेक्ट में 5 करोड़ रुपए मिलेंगे, 1 करोड़ एडवांस, लेकिन अगर ध्वनि बिना बताए प्रोजेक्ट छोड़ती है या कोई नुकसान होता है तो उसे 20 करोड़ का हर्जाना भरना होगा। ध्वनि हैरानी से, क्या? जी, क्योंकि एनिग्मा एक प्रेस्टिजियस इवेंट है और अगर वो किसी वजह से रुकता है तो कंपनी को भारी नुकसान होगा। गायत्री ने कहा, हाँ, यही लिखा है। मुझे पता है कि ध्वनि अपने काम में परफेक्ट है, वो कोई गलती नहीं करेगी। लो बेटा, साइन कर दो। ध्वनि ने वंश की तरफ देखा तो वंश के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। उसने अपनी जेब से पेन निकालकर ध्वनि की तरफ बढ़ा दिया। तो क्या ध्वनि अब एनिग्मा इवेंट अपने हाथ में लेगी और वंश जैसे डेविल के साथ काम करना एक्सेप्ट करेगी? आगे जारी। एपिसोड 8 वेलकम टू हेल, मिस ध्वनि। गायत्री ने फाइल हाथ में ली और पेपर्स पर निगाह डाली। वंश ने बताया, ध्वनि को इस प्रोजेक्ट में 5 करोड़ रुपए मिलेंगे, 1 करोड़ एडवांस, लेकिन अगर ध्वनि बिना बताए प्रोजेक्ट छोड़ती है तो उसे 20 करोड़ का हर्जाना भरना होगा। ध्वनि हैरानी से, क्या? जी, क्योंकि एनिग्मा एक प्रेस्टिजियस इवेंट है और अगर वो किसी वजह से रुकता है तो कंपनी को भारी नुकसान होगा। गायत्री ने कहा, हाँ, यही लिखा है। मुझे पता है कि ध्वनि अपने काम में परफेक्ट है, वो कोई गलती नहीं करेगी। लो बेटा, साइन कर दो। ध्वनि ने वंश की तरफ देखा तो वंश के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। उसने अपनी जेब से पेन निकालकर ध्वनि की तरफ बढ़ा दिया। ध्वनि ने पेन अपने हाथ में लिया और सोच में पड़ गई। ये वंश एक नंबर का घटिया इंसान है। इसने जो मेरे साथ किया है वो बहुत गलत था, लेकिन मम्मी का कहना भी सही है कि इसके साथ काम करके सीखने को काफी कुछ मिलेगा और 5 करोड़ रुपए भी, नॉट अ बैड डील। गायत्री ने कहा, क्या सोच रही है? नहीं, कुछ नहीं। ध्वनि ने वंश की तरफ देखा और वंश ने भौहें उठाईं। उसके बाद उसने सब डॉक्यूमेंट्स साइन कर दिए। वंश के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने फाइल अपने हाथ में ली और ध्वनि की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोला, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज से आप एनिग्मा इवेंट के लिए वीके फैशंस का पार्ट बनती हैं। थैंक्स, गायत्री ने कहा, मैं कुछ मीठा लेकर आती हूँ। वो किचन में चली गई। वंश उसके करीब आ गया। अब मैं और तुम रोज साथ होंगे। कब तक मुझसे दूर भागोगी? रोज का एक हॉट किस तो पक्का। ध्वनि ने वंश को गुस्से में देखा, अपनी बकवास बंद करो। अगली बार ऐसी जगह मारूंगी कि तुम्हारा मर्द होने का घमंड टूट जाएगा, समझ गए ना? वंश ने गुस्से में उसकी तरफ देखा। देखो तुम। इतने में गायत्री आ गई और उनका मुंह मीठा करवाने लग गई। कल मेरे ऑफिस में आकर आप बाकी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लीजिएगा और बाकी बातें वहीं करेंगे। उसके बाद वंश वहां से चला गया। ध्वनि अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद किया और गुस्से में छटपटाने लगी। ये खुद को समझता क्या है?
अब तो अगली बार इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। जो अब तक नहीं किया वो अब करूंगी। उसके बाद वो आराम से सो गई। अगला दिन स्काई हाई इवेंट्स। ध्वनि ने अपने ऑफिस में जाकर अनाउंसमेंट किया, गाइस, आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है। नीलम ने पूछा, वो क्या? हम लोगों को वीके फैशंस का एनिग्मा इवेंट ऑर्गेनाइज करने का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। सब एम्प्लॉयज तालियां बजाने लग गए, लेकिन नीलम इस बात पर हैरान हुई। उसने ध्वनि का हाथ पकड़ा और उसे कैबिन में ले गई। ये सब क्या है ध्वनि ने नीलम को चेयर पर बैठाया और उसके बाद उसे सब कुछ बता दिया। नीलम ये सब सुनकर बहुत हैरान हुई। ऐसे आदमी के साथ तो काम कैसे करेगी? ध्वनि ने कहा, अकेले मैं नहीं, तू भी मेरे साथ होगी। तुझे पता है ना कि मैं तेरे बिना काम नहीं कर पाती। नीलम ने ध्वनि को अपने गले से लगा लिया। ध्वनि ने पूरे ऑफिस में मिठाई बांटी। उसके बाद उसने नीलम से कहा, तू यहाँ बैठकर वीके फैशंस के पिछले इवेंट्स को देख और उन पर रिपोर्ट बना। आगे क्या करना है हम बाद में बात करेंगे। मैं वीके फैशंस के ऑफिस जा रही हूँ। ध्वनि ने अपना फोन और बैग लिए और वहां से निकल गई। वीके फैशंस। ध्वनि कुछ देर बाद ही वीके फैशंस के ऑफिस पहुंच चुकी थी। वंश अपने केबिन में स्क्रीन पर उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर ईव स्माइल आ गई। वो चेयर के हेडरेस्ट पर अपना सिर टिकाकर उसे देखते हुए बोला, वेलकम टू हेल, मिस ध्वनि। उसके बाद वो धीमी हंसी हंसने लग गया। ध्वनि ने रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर पूछा, माम, एमआर वंश खुराना, उन्होंने आज मुझे मिलने के लिए बुलाया है। रिसेप्शनिस्ट ने इंटरकॉम पर वंश को कॉल किया, सर, मिस ध्वनि कपूर आई हैं। वंश कुछ सोचकर, अभी मैं मीटिंग में हूँ, आप उन्हें बैठाएं, मैं उन्हें बुलाता हूँ। रिसेप्शनिस्ट ने रिसीवर रखकर कहा, मैम आप वेट कीजिए, सर अभी मीटिंग में हैं। ओके। ध्वनि जाकर सोफे पर बैठ गई। वंश उसे स्क्रीन पर देखते हुए बड़बड़ाया, अब मेरे बुलाने का वेट करो। काफी देर हो चुकी थी। ध्वनि बस वेट कर रही थी। उसके बाद कई घंटे भी बीत गए, लेकिन वंश ने उसे जानबूझकर बैठाया हुआ था। वेट ध्वनि वेट, देखता हूँ तुम्हारी हिम्मत कितनी है। वो उसे देखकर बस हंसता जा रहा था। अचानक कल्पना ऑफिस में दाखिल हुई। रिसेप्शनिस्ट ने उसे सीधा वंश के केबिन में भेज दिया। ये देखकर ध्वनि को गुस्सा आया। वो रिसेप्शनिस्ट के पास गई। मैम, मुझे यहाँ बैठे हुए 5 घंटे हो चुके हैं, लेकिन आपके सर मुझे बुला नहीं रहे। मैं उनका अगला एनिग्मा इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, मुझे पता है मैम, लेकिन जैसे वंश सर के ऑर्डर्स हैं और मैं वही कर रही हूँ। ध्वनि मुंह बनाकर वापस बैठ गई। कल्पना वंश के केबिन में पहुंच गई, जिसे देखकर वंश के चेहरे पर स्माइल आ गई। वंश, आइए, मिस कल्पना। वंश ने उसे अपने गले से लगा लिया। कल्पना ने अपने सैंडल्स उतारे और उछलकर वंश पर चढ़ गई और उसके आसपास अपनी लेग्स लपेटकर वंश के होंठों पर होंठ रखकर किस करने लग गई। वंश ने उसके बालों में अपना हाथ कस लिया और वो भी उसे किस करने लग गया। वंश कल्पना के साथ पैशनेट होता जा रहा था। उसने उसे दीवार से लगाया और उसके चेहरे को किस करने लग गया। उसके होंठ कल्पना के होंठों के साथ खेल रहे थे। वो उसके गले पर अपने होंठों को घुमाने लग गया। उसके बाद वंश ने कल्पना को वैसे ही उठाए हुए अपने प्राइवेट रूम का दरवाजा खोला और उसमें दाखिल हो गया। उसने कल्पना को सोफे पर पटका और झट से अपना कोट उतार कर फेंका। अपनी शर्ट के बटन खोलकर वो कल्पना के ऊपर आ गया। कल्पना उसकी आंखों में देखते हुए, ये क्या है? तुमने आते ही मुझे टर्न ऑन कर दिया, स्वीट हार्ट। अब भुगतो। इस पर कल्पना हंसने लग गई। वंश ने उसकी ड्रेस की जिप नीचे कर दी और उसके बदन पर किस्सेस करने लग गया। कल्पना सिसकियां लेने लग गई, जिन्हें वंश और भी वाइल्ड हो गया। वो उसके साथ वाइल्ड होकर उसे बाइट्स देने लग गया। दोनों की गर्म सांसें आपस में टकरा रही थी। वो कल्पना के बदन के हर पार्ट को किस कर रहा था। उसके हाथ कल्पना के बदन पर चलते ही जा रहे थे। वहीं नीचे बैठी ध्वनि का अब दिमाग खराब हो रहा था। वो उठी और सीधा लिफ्ट की ओर बढ़ गई। रिसेप्शनिस्ट चिल्लाई, ध्वनि, आप ऐसे नहीं जा सकती। वो उसके पीछे भी भागी, लेकिन तब तक ध्वनि की लिफ्ट ऊपर जा चुकी थी। ध्वनि ने लिफ्ट ली और बड़बड़ाई, सुबह से वेट कर रही हूँ, लेकिन ये वंश मुझे बुला ही नहीं रहा। अब मुझे जाना ही पड़ेगा। वो सीधा 7th फ्लोर पर पहुंच गई और वंश का केबिन खोलकर अंदर पहुंच गई, लेकिन अंदर केबिन में कोई भी नहीं था। अंदर वंश कल्पना के साथ काफी वाइल्ड हो चुका था। वो उसकी पीठ घुमाकर उसे वहां किस्सेस देने लगा। कल्पना ने सिसकियां लेते हुए सोफा कसकर पकड़ लिया। वंश उसके साथ इंटीमेट होने लगा। दोनों के ऊपर अब बहुत ही कम कपड़े थे। ध्वनि ने देखा, वंश कहाँ गया? वो मॉडल भी तो यहीं आई थी। वो धीमे कदमों से अंदर बढ़ने लग गई और उसके प्राइवेट चैम्बर के बाहर पहुंच गई, जिसका दरवाजा हल्का खुला हुआ था। ध्वनि ने आवाज लगाई, मिस्टर खुराना, और दरवाजा खोल दिया। सामने का नजारा देखकर ध्वनि की आंखें फटी रह गई। उसके सामने वंश और कल्पना हाफ न्यूड सिचुएशन में थे। उसी टाइम वंश और ध्वनि ने मुड़कर ध्वनि की तरफ देखा। वंश ऊंची आवाज में चिल्लाया, तुम। वंश और कल्पना को ऐसी सिचुएशन में देखकर अब ध्वनि का क्या रिएक्शन होगा?
क्या वंश और ध्वनि के बीच का टकराव अब बढ़ता जाएगा? आगे जारी। एपिसोड 9। ध्वनि ने देखा वंश को मॉडल से इंटीमेट होते हुए। वहीं नीचे बैठी ध्वनि का अब दिमाग खराब हो रहा था। वो उठी और सीधा लिफ्ट की ओर बढ़ गई। रिसेप्शनिस्ट चिल्लाई, ध्वनि, आप ऐसे नहीं जा सकती। वो उसके पीछे भी भागी, लेकिन तब तक ध्वनि की लिफ्ट ऊपर जा चुकी थी। ध्वनि ने लिफ्ट ली और बड़बड़ाई, सुबह से वेट कर रही हूँ, लेकिन ये वंश मुझे बुला ही नहीं रहा। अब मुझे जाना ही पड़ेगा। वो सीधा 7th फ्लोर पर पहुंच गई और वंश का केबिन खोलकर अंदर पहुंच गई, लेकिन अंदर केबिन में कोई भी नहीं था। अंदर वंश कल्पना के साथ काफी वाइल्ड हो चुका था। वो उसकी पीठ घुमाकर उसे वहां किस्सेस देने लगा। कल्पना ने सिसकियां लेते हुए सोफा कसकर पकड़ लिया। वंश उसके साथ इंटीमेट होने लगा। दोनों के ऊपर अब बहुत ही कम कपड़े थे। ध्वनि ने देखा, वंश कहाँ गया? वो मॉडल भी तो यहीं आई थी। वो धीमे कदमों से अंदर बढ़ने लग गई और उसके प्राइवेट चैम्बर के बाहर पहुंच गई, जिसका दरवाजा हल्का खुला हुआ था। ध्वनि ने आवाज लगाई, मिस्टर खुराना, और दरवाजा खोल दिया। सामने का नजारा देखकर ध्वनि की आंखें फटी रह गई। उसके सामने वंश और कल्पना हाफ न्यूड सिचुएशन में थे। उसी टाइम वंश और ध्वनि ने मुड़कर ध्वनि की तरफ देखा। वंश ऊंची आवाज में चिल्लाया, तुम। ध्वनि वहां से बाहर निकल गई और कॉरिडोर में जाकर खड़ी हो गई। वंश जल्दी से खड़ा हुआ और अपना हुलिया ठीक करने लग गया। कल्पना भी उठ गई। ये कौन थी और ऐसे कैसे अंदर आ गई? वंश ने कहा, ये एनिग्मा इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाली है। कल्पना अपना ड्रेस ठीक करते हुए, ऐसी बेवकूफ को तुमने इतना बड़ा इवेंट सौंप दिया जिसे ये तक तमीज नहीं है कि किसी के कमरे में आने से पहले नॉक किया जाता है। वंश ने उसकी तरफ देखा और इशारे से वहां से चले जाने के लिए कहा। कल्पना वहां से बाहर निकल गई। उसने ध्वनि की तरफ घूरकर देखा, लेकिन बिना कुछ बोले लिफ्ट में चली गई। अपने कपड़े ठीक करने के बाद वो बाहर भागा और कॉरिडोर में ऊंची आवाज में बोला, मिस ध्वनि। ध्वनि ने उसकी तरफ देखा। वंश गुस्से में, आपने लगता है कि तमीज नहीं सीखी। वंश जी, वो मैं। वंश और भी ऊंची आवाज में बोला, किसी के कमरे में आने से पहले नॉक करते हैं या नहीं? ध्वनि उसकी आवाज से घबरा गई और हामी में सिर हिलाते हुए, जी। वंश उसके करीब आ गया, तो आप बिना नॉक किए अंदर कैसे आए? फिर तेज आवाज में, क्यों नहीं? ध्वनि उसकी आंखों में देख रही थी, जिनमें इस टाइम बेइंतहा गुस्सा था। ध्वनि हिम्मत करके, आप किस बात पर इतना गुस्सा कर रहे हैं मिस्टर खुराना? मेरे नॉक किए बिना अंदर आने पर या फिर उस लड़की के साथ ऐसी सिचुएशन में पकड़े जाने पर? वंश ने उसे कॉरिडोर की वॉल से लगा दिया और उसकी आंखों में घूरते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बकवास करने की? तुम मुझे समझती क्या हो? एक घटिया इंसान, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आप बड़े बस नाम के हैं, लेकिन आपकी हरकतें बहुत डिग्रेड हैं। आपने तो अपने ऑफिस को भी अपनी आयाशी का अड्डा बनाया हुआ है। वंश का पारा अब बहुत ऊपर पहुंच चुका था। उसने खुशी को तमाचा मारने के लिए हवा में अपना हाथ उठाया, लेकिन फिर वो रुक गया। अपनी मुट्ठी बनाकर उसने अपना हाथ नीचे कर लिया। निकल जाओ मेरे चैम्बर से बाहर। तुम्हारा काम यहाँ नहीं, 3rd फ्लोर पर है। जाओ यहाँ से। ध्वनि और वंश दोनों ही एक दूसरे के बहुत करीब थे। ध्वनि हल्की आवाज में, साइड प्लीज। वंश साइड में हो गया। ध्वनि वहां से जाने लगी, लेकिन उसने रुककर वंश की तरफ मुड़कर देखा, मिस्टर खुराना, वैसे भी अगर ये सब करना हो तो अगली बार दरवाजे को अच्छे से लॉक करना मत भूलिएगा। बार बार यूं अपनी और लड़कियों की रुसवाई करवाना ठीक नहीं है। ध्वनि वहां से सीधा 3rd फ्लोर पर पहुंच गई। वहां उसने सबको अपना इंट्रो दिया। वहां कल्पना पहले से ही मौजूद थी, जो आने वाले शो के लिए अपने ड्रेसेस की डिजाइन्स देख रही थी। ध्वनि को वहां देखते ही वो उसके पास आ गई। ध्वनि उसे वहां देखकर चौंक गई। कल्पना ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। वैसे दिखने में लगता नहीं है कि तुम तांक झांक करती होगी। उसने ताली बजाई और सबका ध्यान अपनी तरफ करते हुए कहा, इनसे मिलिए, इनका नाम है मिस तांक झांक। इनको लोगों के कमरे में झांकने का बहुत शौक है। ध्वनि को देखकर सब हंसने लग गए। ध्वनि चलती हुई कल्पना के पास गई। तांक झांक, हा हा हा, जो काम बंद कमरों में किए जाते हैं वो अगर तुम खुलेआम करोगी तो लोग तो झांकेंगे ही। कल्पना गुस्से में, तमीज से बात करो। तुम जानती नहीं हो कि मैं कौन हूँ? कल्पना आर्या, एनिग्मा शो जिसे तुम ऑर्गेनाइज कर रही हो, उस शो की मैं शो स्टॉपर हूँ। ध्वनि स्माइल देते हुए, ओह। फिर कल्पना को ऊपर से नीचे देखते हुए, वैसे तुम काफी खूबसूरत हो। फिर उसके कान के पास जाकर, तो बॉस का बिस्तर गर्म करके काम क्यों लेती हो? ये बात सुनकर कल्पना ऊंची आवाज में, अपनी बकवास बंद करो। उसने जैसे ही ध्वनि को मारने के लिए हाथ उठाया, ध्वनि ने उसका हाथ पकड़ लिया। खबरदार, जो मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश भी की तो। उसने कल्पना का हाथ झटक दिया। तभी वंश ने वहां कदम रखा। क्या हो रहा है यहाँ? ध्वनि और कल्पना दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। कल्पना वंश के पास जाकर उसका कोट छेड़ते हुए, देखो ना वंश, ये लड़की मुझसे किस तरह से बात कर रही है। वंश ने ध्वनि की तरफ देखा और फिर कल्पना से बोला, तुम अब जाकर रिहर्सल कर लो,
मैं इसे समझा दूंगा। कल्पना मुंह बनाकर, पक्का। वंश ने हामी में अपना सिर हिलाया और कल्पना वहां से चली गई। वंश ने उसके जाने के बाद ध्वनि का हाथ कसकर पकड़ा और उसे वहां से खींचते हुए उसे लिफ्ट में ले गया। लिफ्ट स्टार्ट करके वो ध्वनि के करीब आ गया। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? हाँ। ध्वनि के हाथ में तेज दर्द ही रहा था जिसकी वजह से उसकी आंखें नम हो गई। वंश उसकी गहरी आंखों में देख रहा था। ध्वनि भी उसी को देख रही थी। वंश ने उसका हाथ छोड़ दिया और पीछे हट गया। उसने लिफ्ट की वॉल पर उसके आसपास अपने हाथ रख दिए। तुम बहुत खूबसूरत हो। ध्वनि की सांसें बहुत तेज चल रही थी। वो उसी को देख रही थी। प्लीज मुझसे दूर रखिए मिस्टर खुराना। और अगर ना हूं तो। ध्वनि ने उसे पीछे धकेला और वॉल से चिपक कर खड़ी हो गई। तभी अचानक लाइट चली गई और लिफ्ट में अंधेरा हो गया। ध्वनि को अंधेरे से बहुत डर लगता था। वो खिसकते हुए वंश के पास आकर खड़ी हो गई। यह लिफ्ट को क्या हो गया? प्लीज लाइट ले आए। मुझे बहुत डर लगता है। वंश जी कुछ कीजिए। उसने अनजाने में वंश का हाथ पकड़ लिया और उसके सीने से लग गई। प्लीज कुछ कीजिए, मुझे डर लग रहा है। उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। वंश ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मिस ध्वनि प्लीज काम डाउन, मैं आपके साथ हूँ। वंश ने भी अनजाने में उसे बाहों में भर लिया। लेकिन इस समय उसके मन में ध्वनि के लिए कुछ भी नहीं था। वो बस उसके अंधेरे से डर को दूर करने में हेल्प कर रहा था। इतने में लाइट आ गई और लिफ्ट का दरवाजा भी खुल गया। उन दोनों को एक दूसरे की बाहों में पूरा ऑफिस देख रहा था। अब ध्वनि और वंश क्या करेंगे? आगे जारी। CH10 ध्वनि का वंश को जबरदस्ती किस करना। ध्वनि ने अनजाने में वंश का हाथ पकड़ लिया और उसके सीने से लग गई। प्लीज कुछ कीजिए, मुझे डर लग रहा है। उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। वंश ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मिस ध्वनि प्लीज काम डाउन, मैं आपके साथ हूँ। वंश ने भी अनजाने में उसे बाहों में भर लिया। लेकिन इस समय उसके मन में ध्वनि के लिए कुछ भी नहीं था। वो बस उसके अंधेरे से डर को दूर करने में हेल्प कर रहा था। इतने में लाइट आ गई और लिफ्ट का दरवाजा भी खुल गया। उन दोनों को एक दूसरे की बाहों में पूरा ऑफिस देख रहा था। ध्वनि जल्दी से वंश से अलग हो गई और वहां से बाहर निकल गई। वंश बाहर आया और उसने सब एम्प्लॉयज की तरफ देखा। वो गुस्से में बोला, क्या हो रहा है यहाँ? कोई तमाशा है क्या? जाए अपना काम कीजिए, गेट आउट। सब एम्प्लॉयज वहां से चले गए। लेकिन उनमें बातें तो शुरू हो चुकी थी। कुछ देर पहले तो वो ध्वनि कल्पना को बड़े लेक्चर दे रही थी। लेकिन खुद मौका देखते ही सर से चिपक गई। दूसरे एम्प्लॉई ने कहा, ऐसा ही होता है यार, खूबसूरत है तो अब उसका फायदा तो उठाएगी। कुछ तो जादू चलाया होगा ना जो सर ने उसे एनिग्मा का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। वरना इतनी बड़ी कंपनीज इस प्रोजेक्ट के पीछे पड़ी थी। और ये 5 करोड़ का प्रोजेक्ट अपनी खूबसूरती के जोर पर सबके नाक के नीचे से निकाल कर ले गई। उसके बाद दोनों एम्प्लॉयज हंसने लग गए। ध्वनि अभी तक बहुत घबराई हुई थी। बचपन से ही वो अंधेरे से बहुत घबराती थी। वो वहां चेयर पर बैठ गई और खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करने लग गई। तभी पियन उसके लिए जूस लेकर आ गया। मैडम, ये आपके लिए। ध्वनि ये देखकर बहुत हैरान हुई। ये किसने मंगवाया? मैंने तो नहीं बोला। पियन ने जवाब दिया, ये सर ने आपके लिए भिजवाया है। ध्वनि ये सुनकर बहुत हैरान हुई। उसने ग्लास लेकर टेबल पर रख दिया। वंश अपने केबिन से सब कुछ देख रहा था। उसके चेहरे पर ध्वनि को देखकर स्माइल आ गई। बेवकूफ और डरपोक लड़की। वंश को कुछ देर बाद एक कॉल आया। उसने स्क्रीन पर देखा, अरुण, ये तो लंदन में था ना? उसने फोन उठाते ही कहा, हे अरुण, तू कब आया? दूसरी तरफ से अरुण ने कहा, हे वंश, मैं वापस आ गया हूँ ब्रो, बस लास्ट वीक। वंश नाराज होते हुए, और तू मुझे आज बता रहा है? जा, मुझे तुझसे बात नहीं करनी। अरुण बोला, अरे यार, नाराज मत हो। चल आज मिलते हैं, अगर तेरे पास टाइम हो तो। तू ठहरा बिजी आदमी। कहाँ मिलना है? अरुण बोला, नाइटमेयर डिस्को, अपने अड्डे पर। वंश हंसने लग गया। ठीक है, 7 बजे मिलते हैं, बाय। बाय। वही ध्वनि भी काम कर रही थी कि नीलम का कॉल आ गया। हाँ नीलम। ध्वनि, मेरा मन नहीं लग रहा। ध्वनि हैरान होकर, तो? नीलम ने कहा, आज काम के बाद डिस्को चलते हैं। ध्वनि ने मना करते हुए कहा, नहीं यार, आज मूड नहीं है। इनफैक्ट मेरा मूड बहुत खराब है। नीलम ने कहा, अरे बाबा, मूड ठीक हो जाएगा, चलना। ध्वनि नीलम की जिद देखते हुए बोली, अच्छा बाबा, ठीक है, मिलते हैं, नाइटमेयर डिस्को। नीलम खुश होकर, ओके। शाम को वंश और ध्वनि ऑफिस से निकल गए। नाइटमेयर डिस्को जैसे ही वंश डिस्को पहुंचा, उसे देखते ही अरुण उसके पास आ गया। वो वंश के गले लगकर, हे वंश, थैंक्स, तू आ गया। वंश उसे जोर से गले लगाते हुए बोला, तुझसे मिलकर आज बहुत अच्छा लग रहा है, पूरे 2 साल बाद। अरुण मेहरा, उम्र 30 साल और दिखने में ठीक ठाक, वंश के बचपन का दोस्त। चल आज ड्रिंक करते हैं। चल। दोनों बार सेक्शन में जाकर ड्रिंक करने लग गए। वहीं ध्वनि और नीलम ने भी कदम रखा।
ध्वनि ने इस टाइम खूबसूरत रेड ड्रेस पहन रखी थी। इसका फ्रंट स्लिट बहुत लंबा था और काफी बैकलेस भी थी। उसने होठों पर रेड लिपस्टिक लगाई हुई थी। वो इस समय बहुत खूबसूरत लग रही थी। नीलम ने कहा, चल यार, आज ड्रिंक करते हैं। ध्वनि ने कहा, नहीं यार, तुझे पता है ना कि मैं ड्रिंक नहीं करती। नीलम ने कहा, कम ऑन यार, मूड ठीक हो जाएगा, उस वंश को भूलने में आसानी होगी। उस वंश का तो नाम भी मत ले। दोनों ड्रिंक्स के सेक्शन में पहुंच गई और वंश अपने दोस्त के साथ ड्रिंक्स करने के बाद डांस फ्लोर पर डांस करने लग गया। ध्वनि और नीलम भी ड्रिंक्स पर ड्रिंक्स लेने गई और उनको अब तक काफी नशा चढ़ चुका था। नीलम ध्वनि का हाथ पकड़ते हुए, चल डांस करते हैं। ध्वनि और नीलम भी वहां डांस करने लग गई। कुछ देर बाद अचानक ध्वनि ने कहा, मैं अभी आई। नीलम अकेले ही डांस फ्लोर पर डांस करने लग गई। ध्वनि लड़खड़ाते कदमों से ऊपर की तरफ चली गई जहां कुछ रूम बने हुए थे। वो वॉशरूम जाना चाहती थी। वो एक कमरे में दाखिल हो गई और वॉशरूम चली गई। जब वो बाहर निकली तो लड़खड़ाते हुए वो एक लड़के से टकरा गई जो उसी कमरे में था। उसने अपनी नशे भरी आंखों से ऊपर देखा तो उसने देखा कि उसके सामने वंश खड़ा था। वंश ध्वनि को देखता ही रह गया जो इस टाइम बहुत खूबसूरत और सेक्सी लग रही थी। ध्वनि ध्वनि नशीली आवाज में, वंश सर, आप। वो सीधा उसके सीने से टकरा गई। वंश उसे बस एकटक देखता जा रहा था। ध्वनि ने उसकी आंखों में देखा और बस देखती जा रही थी। वंश ने उसके गाल पर हाथ लगाया, तुम ठीक हो? मुझे बहुत गर्मी लग रही है, प्लीज मेरे कपड़े उतार दीजिए। वंश ये सुनकर हैरान रह गया। ध्वनि ने अपनी बात दोहराते हुए कहा, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। वंश ने दरवाजा बंद किया और उसे बिस्तर पर बैठाया। उसके बाद वहां पड़े जग से पानी ग्लास में डालकर उसके हाथ में पकड़ा दिया। ये लो, पानी पियो, तुम्हें अच्छा लगेगा। ध्वनि पर इस टाइम नशा सिर चढ़कर बोल रहा था। उसने ग्लास साइड में कर दिया। ये नहीं, प्लीज रिमूव माई क्लोथ्स, मेरी गर्मी दूर कीजिए। आप तो कर सकते हैं ना? आपको तो सब पता है, मैंने देखा था। वो ऑफिस में मॉडल के साथ। प्लीज मेरी मदद कीजिए। ध्वनि वंश के शर्ट के बटन्स खोलने लग गई। वंश पीछे होने लगा तो ध्वनि ने उसे कसकर पकड़ लिया। आप तो बोल रहे थे कि मुझे रोज किस करेंगे, अब क्यों दूर भाग रहे हैं? उसने वंश की शर्ट का कॉलर पकड़ा और उसे अपने करीब खींच लिया। वंश उसकी आंखों में देखता ही रह गया। ध्वनि उसके करीब आई और उसने वंश के होंठों पर अपने होंठ रखकर उसे किस करने लग गई। वंश एकदम शॉक था। ध्वनि ने उसे बिस्तर पर धकेला और उसे किस करने लग गई। वो उसके साथ बहुत पैशन के साथ किस कर रही थी। वंश ने उसके बालों में अपना हाथ घुमाया और उसके ऊपर आ गया। वो भी उसे बेतहाशा किस करने लग गया। उसके होठों ने ध्वनि के होठों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। वो उसे बस चूमता जा रहा था, वहीं ध्वनि भी उसे किस करती जा रही थी। दोनों एक दूसरे के साथ पैशनेट हो चुके थे। तो क्या अब दोनों के बीच सब दूरियां खत्म हो जाएंगी और दोनों के बीच होगा वन नाइट स्टैंड? क्या दोनों के बीच होगी एक हॉट और रोमांटिक नाइट? आगे जारी